और कल्पना कीजिए एक ऐसे साम्राज्य की जहां जहां एक वास्तुकार इतनी भव्य इमारत बनाता है कि इनाम के तौर पर राजा उसके दोनों हाथ ही कटवा देता है। उफ, मतलब सुनने में ही कितना खौफनाक लगता है ना। बिल्कुल। या फिर एक ऐसा महायुद्ध जो पूरे 12 सालों तक चलता है, इतना लंबा कि वो सिर्फ सीमाएं नहीं बदलता बल्कि समाज में एक पूरी नई जाति को ही जन्म दे देता है। हाँ, और आज के हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण का जो मुख्य फोकस है वो मध्यकालीन उत्तराखंड के चंद राजवंश की ऐसी ही रोमांचक दास्तान पर है। सही कहा। तो इस डीप डाइव का जो मिशन है वो ये है कि हम उन नोट्स और स्रोतों के आधार पर 4 अत्यंत प्रभावशाली राजाओं पर बात करेंगे। गरुड़ ज्ञानचंद, उद्यानचंद, भारतचंद और रतनचंद। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हम जो स्रोत खंगाल रहे हैं वो सिर्फ राजाओं की वंशावली नहीं है। हाँ, मतलब ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक छोटे से पहाड़ी राज्य के एक विशाल साम्राज्य में तब्दील होने की कहानी है। इसमें कूटनीति है, भयानक राजनीतिक षड्यंत्र है, अद्भुत वास्तुकला है। और वो 12 साल वाला युद्ध भी। हाँ, एक ऐसा युद्ध जिसने समाज का पूरा ढांचा ही बदल दिया। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं चंद वंश के उस राजा से जिसने सबसे लंबे समय तक सत्ता संभाली थी। तो ये राजा था ज्ञानचंद, जो चंद राजवंश का 29वां शासक था। 29वां शासक। हाँ, और इसने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। 45 साल। मध्यकालीन दौर में जहां रोज युद्ध होते हों वहां इतने लंबे समय तक गद्दी पर टिके रहना, ये तो बहुत बड़ी बात है। सच में एक असाधारण उपलब्धि थी। इसका शासनकाल 1374 से 1419 ईस्वी तक माना जाता है। और स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प घटना का जिक्र है। ज्ञानचंद तत्कालीन दिल्ली सल्तनत के शक्तिशाली शासक फिरोज तुगलक से मिलने दिल्ली गया था। फिरोज तुगलक, जिनका शासन 1351 से 1388 तक था। एकदम सही। और इस मुलाकात का नतीजा ये निकला कि तुगलक ने खुश होकर इस पहाड़ी राजा को तराई भाबर का पूरा क्षेत्र सौंप दिया। क्या बात है। हाँ, और वो क्षेत्र पहले रोहिलों के अधिकार में हुआ करता था। तो मतलब सोचिए, पहाड़ों का एक राजा दिल्ली के सुल्तान से मिलता है और बातों बातों में एक बड़ा भूभाग उपहार में ले आता है। बिल्कुल। ये तो अगर आज के हिसाब से देखें तो वैसी ही बात हो गई जैसे कोई छोटी कंपनी किसी बड़े कॉरपोरेट से मिले और एक बहुत बड़ी डील क्रैक कर ले। बहुत सटीक तुलना है ये। लेकिन तराई भाबर का वो क्षेत्र जहां रोहिला सरदार इतने मजबूत थे, उसे पहाड़ों से बैठकर संभालना आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। बिल्कुल आसान नहीं था। और यहीं पर ज्ञानचंद ने एक रणनीतिक फैसला लिया। उसने अपने सबसे वीर सेनापति नीलू कठायत को वहां भेजा। नीलू कठायत। हाँ, नीलू कठायत ने तराई भाभर में रोहिला सरदारों के खिलाफ बहुत ही वीरता से युद्ध लड़ा और उस पूरे क्षेत्र पर चंद राजवंश का अधिकार स्थायी कर दिया। ज़ाहिर है इस जीत के बाद तो सेनापति को भारी इनाम भी मिला होगा। बहुत बड़ा इनाम मिला। ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि दी। कुमैया खिल्लत। हाँ, और इसके अलावा रौथ भूमि के रूप में 3 गांव भी दिए। अच्छा, रौथ भूमि मतलब जो कर मुक्त या टैक्स फ्री जमीन होती थी। बिल्कुल वही। और इसका पुख्ता सबूत भी है हमारे पास। वर्तमान में अल्मोड़ा के सिमल्टिया गांव से एक ताम्रपत्र मिला है। ओहो। हाँ, जो देवनागरी लिपि में है, उसमें इस भूमिदान का स्पष्ट उल्लेख है। तो ये सब तो बहुत अच्छा चल रहा था। और मैंने पढ़ा है कि फिरोज तुगलक ने ही ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। हाँ, इसीलिए तो उसे गरुड़ ज्ञानचंद कहते हैं। उसने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बना लिया था। और वो गरुड़ेश्वर यानी विष्णु भगवान का उपासक भी था। सही कहा। लेकिन अगर राजा इतना समझदार था और सेनापति इतना वीर, तो फिर वो खौफनाक राजनीतिक षड्यंत्र वाली बात कहां से आ गई? सत्ता का अंधापन ऐसा ही होता है। ज्ञानचंद के दरबार में एक दरबारी था, जस्सा सिंह कमलेखी। जस्सा सिंह कमलेखी? हाँ, उसे नीलू कठायत की बढ़ती ताकत से जलन होने लगी। उसने ज्ञानचंद के कान भरने शुरू कर दिए। भड़काना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और ज्ञानचंद इतना असुरक्षित महसूस करने लगा कि उसने अपने ही उस वीर सेनापति नीलू कठायत को मरवा दिया। बाप रे। जिसने आपके लिए साम्राज्य खड़ा किया, उसी की हत्या? और सिर्फ हत्या नहीं, ज्ञानचंद ने नीलू कठायत के दोनों पुत्रों सूजू और वीरू, उनकी आंखें तक निकाल दी।
हे भगवान, ये तो बेहद क्रूर है। बहुत ज्यादा। लेकिन इस क्रूरता के बावजूद उसका साम्राज्य विस्तार चलता रहा। पिथौरागढ़ से मिले सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में उसने खुद को महाराजाधिराज कहा है। और मझेड़ा विलेख में उसे सोर का विजेता और शक्तिशाली शासक बताया गया है ना। हाँ, लेकिन जमीनी स्तर पर सब ठीक नहीं था। इसके समय में कुंजीपाल और कीर्तिपाल नाम के भाइयों की हत्या करवा दी गई थी। अच्छा। जिसके कारण एक बड़ा विद्रोह हुआ। क्षेत्रपाल के नेतृत्व में खनिकों ने यानी खदान में काम करने वालों ने बगावत कर दी, जिसे ऐतिहासिक स्रोतों में खायकड़ जन विद्रोह कहा गया है। एकदम सही। और इसके अलावा गोबासा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद ने कुजोली गांव देवराज तिवाड़ी को दान में दिया था। तो इतने लंबे और उथल पुथल वाले शासन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? ज्ञानचंद के बाद हरिचंद बैठे और उनके बाद आए उद्यानचंद। उद्यानचंद। इनका शासन तो बहुत छोटा था ना, 1420 से 1421 तक। हाँ, समय कम था, लेकिन वास्तुकला में इनका योगदान बहुत बड़ा है। उद्यानचंद ने चंपावत के बालेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का काम किया था। और इस काम में एक गुजराती ब्राह्मण कुंज शर्मा का बहुत बड़ा सहयोग रहा। बिल्कुल। लेकिन इतनी सुंदर वास्तुकला और इसके पीछे की कहानी उतनी ही डरावनी है। क्या है वो जगन्नाथ मिस्त्री का किस्सा? हाँ, वो किंवदंती बहुत मशहूर है। बालेश्वर मंदिर का जो मुख्य वास्तुकार था वो जगन्नाथ मिस्त्री ही था। कहा जाता है कि जब उसने मंदिर का निर्माण पूरा किया तो राजा उद्यानचंद को डर सताने लगा कि कहीं ये किसी और के लिए ऐसा मंदिर ना बना दे। तो राजा ने क्या किया? उसने जगन्नाथ मिस्त्री के दोनों हाथ कटवा दिए। मतलब कला का ऐसा क्रूर इनाम, ये तो बहुत ही भयानक है। भयानक तो है, लेकिन इस कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। जगन्नाथ मिस्त्री की एक बेटी थी, कस्तूरी। अच्छा। उसने अपने पिता के साथ हुए अन्याय का जवाब देने की ठानी और एक ही हाथ से बालेश्वर मंदिर से भी शानदार एक हथिया नौला का निर्माण करवा दिया। क्या बात है, एक हाथ से पूरी इमारत खड़ी कर दी। ये तो कमाल है। बिल्कुल। तो उद्यानचंद के बाद आत्मचंद द्वितीय, हरिचंद्र द्वितीय और फिर विक्रमचंद्र गद्दी पर बैठे। और विक्रमचंद के समय ही बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य पूरी तरह से खत्म हुआ था ना? हाँ, और उसका ताम्रपत्र रामपाणी नाम के एक ब्राह्मण ने बनाया था। लेकिन विक्रमचंद के बाद जो राजा आया उसने तो चंद वंश का इतिहास ही पलट दिया। वो था चंद वंश का 35वां राजा, भारती चंद। भारती चंद 1437 से 1450 ईस्वी तक। सही कहा। ये राजा डोटी यानी आज के नेपाल के राजा जयमल का समकालीन था। और उस समय तक तो चंद राजा डोटी राज्य को कर मतलब टैक्स देते थे ना? हाँ, देते थे। लेकिन भारती चंद ने आते ही बगावत कर दी। उसने समाज की सभी जातियों को मिलाकर एक विशाल कटक यानी सेना बनाई। सभी जातियों को मिलाकर? हाँ, और अपनी इस कटक को लेकर वो सोर की ओर निकल पड़ा। पिथौरागढ़ के देवसिंह मैदान के पास कटकू नौला में उसने अपना पड़ाव डाला। कटकू नौला, अच्छा। लेकिन एक मिनट, अगर वो लोग डोटी राज्य को टैक्स देते थे तो ऐसे अचानक एक सेना बनाकर सीधा युद्ध छेड़ देना, ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। रिस्क था क्योंकि उसने डोटी राज्य के अधीनता मानने से साफ इनकार कर दिया था और कर देना भी बंद कर दिया था। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा एक महायुद्ध भारती चंद और डोटी के बीच। पूरे 12 साल तक लंबा युद्ध चला। 12 साल? उफ, उस जमाने में 12 साल तक युद्ध लड़ना। हाँ, और अंत में भारती चंद की जीत हुई। उसने एक स्वतंत्र राज्य की नींव डाल दी थी। लेकिन अगर युद्ध 12 साल तक चलेगा तो सैनिक 12 साल तक घरों से दूर रहेंगे। इसका समाज पर तो गहरा असर पड़ा होगा। बहुत गहरा असर। इस लंबे युद्ध के दौरान ही कटक वाली प्रथा को प्रोत्साहन मिला। कटक वाली प्रथा, ये क्या थी? इसका मतलब था सैनिकों द्वारा बिना विवाह के कन्याओं को अपने साथ रखना। ओह! और इसके परिणाम स्वरूप समाज में एक नई जाति का जन्म हुआ, नायक जाति, जिन्हें ऐतिहासिक तौर पर चंद सैनिकों की अवैध संतान माना जाता है। ये तो सच में मतलब युद्ध कैसे समाज का ढांचा बदल देता है, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल है। और भारती चंद की जीतों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। अपने पुत्र रत्नचंद की मदद से उसने सोर, सेरा और थल पर भी अधिकार कर लिया था, जिन्हें रतनचंद भी कहा जाता है। हाँ, हालांकि उस समय डोटीहाट या सेरा मंडल में बली नारायण मल और सोर में बमशा इनका शासन वापस भी आ गया था। सीमाओं का बदलना तो आम बात थी। और मैंने पढ़ा है कि कुमाऊं की एक बहुत प्रसिद्ध वीरांगना थी, भागा ध्यान। बिल्कुल।
स्रोतों में राजा भारती चंद और वीरांगना भागा ध्यान के बीच एक बहुत ही कड़े द्वंद्व युद्ध का जिक्र मिलता है। क्या बात है। और लोहाघाट और छुड़ती के जो कृषि भूमि ताम्रपत्र हैं, उनमें तो भारती चंद के पुत्रों के नाम भी आते हैं ना? हाँ, उनमें सुजान कुंवर और कुंवर रत्नचंद के नाम साफ लिखे हैं। और एक दिलचस्प बात बताऊं? बताइए। भारती चंद ने अपने जीवन काल में ही यानी 1450 में अपने बेटे रत्नचंद को गद्दी पर बैठा दिया था। मतलब अपने जीते जी सत्ता सौंप दी। हाँ, और गद्दी पर बैठने से पहले रतनचंद 1450 से 1488 तक राजा रहा, जो पश्चिमी कुमाऊं में पड़ता है। तो फिर रतनचंद जो 1450 से 1488 तक राजा रहा, उसका दौर कैसा रहा? भारती चंद की मृत्यु के बाद डोटी शासक नागामल को लगा कि वो चंद राज्यों को फिर से करदाता बना लेगा। अच्छा, उसने फिर से टैक्स वसूलने की कोशिश की, लेकिन रतनचंद ने सीधा युद्ध छेड़ दिया। नागामल उस युद्ध में मारा गया। इसे कहते हैं बेस्ट डिफेंस इज अ गुड ऑफेंस। मतलब पिता ने जो आजादी दिलवाई, पुत्र ने न सिर्फ उसे बचाया बल्कि सीधा हमला कर दिया। हाँ, और डोटी पर अधिकार करके रतनचंद ने शाही वंश के राजाओं को वहां का रैका यानी राजा बना दिया। वाह, दुश्मन के घर में अपनी पसंद का राजा बिठा दिया। बिल्कुल। फिर उसने जुमला पर आक्रमण किया, जहां का शासक जगन्नाथ भट्ट था। फिर भजांग पर हमला किया, जिसके राजा खड़क सिंह मेहरा थे। और थल के राजा सूर सिंह मेहरा पर भी। एकदम सही। और इन तीनों पराजित राजाओं से रतनचंद ने संध्या की। और संधियों की शर्तें भी तो बहुत अनोखी थी। मतलब प्रतिवर्ष कर के रूप में एक नाफा कस्तूरी, एक कमान यानी धनुष, एक तीरों से भरा तरकश, एक घोड़ा और एक बाज यानी फैल्कन देना स्वीकार करवाया। ये सब तो उस दौर में शक्ति और विलासिता के प्रतीक थे। हाँ, इसके बाद रतनचंद ने सोर के बम राजा को हराकर उस परगने को भी अपने राज्य में मिला लिया और सीरा के मल्लों को भी चंद साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया। हाँ, लेकिन उसे संभालना भी तो चुनौती थी। बिल्कुल। और इसीलिए रतनचंद ने राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया। पहला भूमि बंदोबस्त? हाँ, और इस काम को अंजाम देने वाला अधिकारी था जिंदा केतल। जिंदा केतल। और रतनचंद के बारे में ये भी मशहूर है कि वो बहुत धार्मिक राजा था। बहुत धार्मिक था। उसने जागेश्वर तीर्थ की यात्रा की, वहां श्रद्धालुओं के लिए एक धर्मशाला बनवाई और मंदिर को कई गांव दान में दिए। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को देखें तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। हाँ, मतलब आप देखिए कैसे गरुड़ ज्ञानचंद ने कूटनीति से साम्राज्य बढ़ाया, लेकिन अपनी क्रूरता से सेनापति की जान ले ली। फिर उद्यान चंद की वो क्रूरता से भरी वास्तुकला, जहां उसने कलाकार के ही हाथ कटवा दिए। और फिर भारती चंद का वो विद्रोह, 12 साल लंबा युद्ध और रतनचंद का पहला भूमि बंदोबस्त और सुदृढ़ प्रशासन। इन सब ने मिलकर चंद वंश को एक छोटे से राज्य से एक विशाल और स्वतंत्र साम्राज्य में बदल दिया। बिल्कुल। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि जब सीमाएं बढ़ती हैं और युद्ध लड़े जाते हैं तो सिर्फ राजा या नक्शे नहीं बदलते। सही बात है। समाज की जड़ें बदल जाती हैं। 12 साल के युद्ध से एक पूरी नई नायक जाति का उत्पन्न होना या फिर जिंदा केतल द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त लागू होना, ये सब दिखाता है कि इतिहास सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि समाज और जमीन के बंटवारे से भी लिखा जाता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल, ध्यान दें, ये इस विषय का भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 पूरा हो चुका है, उसे जरूर देखें। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।